नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 आपका लॉकडाउन के से आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन जल्दी आपका एग्जाम होगा, इसलिए आपको लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाते रहना है और नए नए प्रैक्टिस सेटों को लगाते रहना है। आज हम आपको हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 50 प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र के खंड बा का ही एक सेक्शन होता है। अगर आप सरकारी सीट पाने की लालसा रखते हैं तो इन 50 प्रश्नों में से कम आपको 45 प्रश्न सही करने ही करने होंगे, क्योंकि यूपी बीएड के पेपर में हिंदी का पेपर ही सबसे सरल पेपर होता है और ज्यादातर लोग इसमें 45 से 50 क्वेश्चन तक सही करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा सेट नंबर 7 है। इसी प्रकार के हमने आपको 6 सेट कराए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार अवश्य कर लीजिएगा आप लोग। देखिए बहुत समय हमारे चैनल के माध्यम से नए आते हैं, जिनमें नई नई वीडियोज नहीं मिल पाती हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाल अंक का सब्सक्राइब में दिख रहा होगा, इसको दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी के प्रश्न पत्र में एग्जामिनर सभी टॉपिक को छूने का प्रयास करता है, इसलिए 51 से 54 नंबर तक जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसमें वर्तनी को आपको शुद्ध रूप से पहचानना है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। अगर आपको 51 नंबर प्रश्न आ जाता है तो आप 52 क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, 3 से 4 सेकंड का समय होगा। पहले एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हैं और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए हैं। देखिए स्रोत लिखा गया है और स्रोत को आपको पहचानना है कि स्रोत किस प्रकार से लिखा जाएगा। सही वर्तनी जो होगी स्रोत की, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 का ए ऑप्शन सही है। स्रोत मतलब इंग्लिश में होता है ओरिजिन, ठीक है, जैसे कि जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है उसे कहते हैं स्रोत। कुछ लोग स्रोत इस प्रकार से सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका सही रूप होता है श्रोता वाला। तो श्रोता जो होता है वो सुनने वाला होता है। ये स्रोत जो होता है इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। शुद्ध रूप से स्रोत जो होता है वो ए ऑप्शन में लिखा गया। 52 नंबर क्वेश्चन एक गोष्ठी का आपको सही रूप देना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो गोष्ठी नहीं होता है, गोष्ठी होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी वाला, जिसे कहते हैं मित्र मंडली, या फिर आपने संगोष्ठी का भी नाम सुना होगा। तो ठीक है, गोष्ठी होता है ना कि गोष्ठी। 53 नंबर क्वेश्चन है, नक्षत्र को आपको सही से लिखना है। तो इसमें आपको सीधे सीधे पहचानने के लिए कह रहा है कि आप छा को पहचानिए। आप इस छा का प्रयोग करेंगे नक्षत्र लिखने में कि इस छा का प्रयोग करेंगे। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना, उसमें इस संयुक्त छा का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। जिस प्रकार से आपने संयुक्त व्यंजन का नाम सुना होगा, उसी प्रकार से संयुक्त स्वर भी होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर होता है। तो संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 स्वर के मिलने से बने होते हैं। जैसे कि ए लिखा गया है यहाँ पर, देखिए ए वाले ऑप्शन में ए लिखा गया है ना, तो ए कैसे बनता है, आ प्लस ई को मिला करके, छोटी ई को मिला करके ए का निर्माण होता है, इसलिए संयुक्त स्वर हो गया। अब यहाँ पर ए लिखा गया है तो ए बनता है आ प्लस ए को मिला देंगे आप तो ए बन जाएगा, तो ये भी संयुक्त स्वर हो गया। इसके बाद ओ लिखा गया है, ओ कैसे बनता है, आ प्लस छोटा ऊ को मिला देंगे तो ओ बनता है, इसलिए ये भी संयुक्त स्वर हो गया। और यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बड़ा आ। ये आ जो लिखा गया है ना, ये संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, ठीक है, सही ऑप्शन होगा डी वाला। देखिए 55 से 57 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि सिनोनिम्स आपको बताना है। अचल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। इन क्वेश्चनों में गलतियां काफी होती हैं, कुछ लोग विलोम शब्द सही करके चले आते हैं, इसमें ये गलती बहुत बड़ी गलती मानी जाती है और 1 नंबर आपको पीछे ले जाती है। अचल का मतलब होता है जो चल नहीं सकता है, इसका मतलब कि वो स्थिर होगा, सही ऑप्शन होगा ए वाला। कुछ लोग जंगम को सही करके आते हैं, जंगम का मतलब होता है जो चल सकता है, तो जंगम के लिए बनाया गया है स्थावर जो नहीं चल सकता है, इसलिए विशेष शब्द के लिए एक विशेष शब्द चयन किया गया है। अचल का होता है स्थिर। बिजली का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। बिजली का होता है सौदामिनी, कहीं कहीं पर आपको दामिनी भी लिखा मिलेगा, इसलिए बिजली का पर्यायवाची शब्द होगा सौदामिनी। 57 नंबर क्वेश्चन है, सरोज का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, सरोज को कुछ लोग कुमुद भी सही करके आते हैं, गुलाब भी सही करके आते हैं, लेकिन सरोज मतलब होता है कमल, और कमल के पर्यायवाची में अरविंद का नाम आता है। पंकज, जलज, अंबुज, वारिज, अरविंद, सरोज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, और कमल अलग है, गुलाब अलग है। कुमुद मतलब होता है पुष्प, इसलिए आपको सही क्या करना है, डी वाला ऑप्शन।
अब देखिए 60 से 65 नंबर तक के क्वेश्चन है वो सही विलोम शब्द का आपको चयन करना है। चलिए बताइए शिष्ट का क्या होगा विलोमार्थक शब्द। शिष्ट मतलब होता है संस्कारित, इसका मतलब होगा अशिष्ट। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, विशेष तौर पर इन क्वेश्चनों को देखने का प्रयास कीजिएगा। क्षणिक मतलब क्या होता है? क्षणिक मतलब होता है जो क्षण भर के लिए हो, और जो हमेशा के लिए हो वो होता है शाश्वत। जो सदा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत। 60 नंबर क्वेश्चन है शत्रु का बताना है आपको विपरीत अर्थ। शत्रु का क्या होगा? मित्र होगा। सही ऑप्शन होगा सी वाला। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए इसमें विपरीत अर्थक के। ठीक है, इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको जो साल लिखा मिल रहा है इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए 3 प्रकार के सा होते हैं, आप लोग को मैंने कई बार बताया है। इन तीनों सा के आप लोग को उच्चारण स्थान मालूम होना चाहिए। किसी ना किसी एग्जाम में आपसे इसको पूछने का प्रयास अवश्य करेगा। अगर आप यूपी बीएड का पेपर दे रहे हैं या फिर आपका लेखपाल का पेपर होगा यूपी में लेखपाल का, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपको सादा सा देखने को मिल रहा है ना, इसको कहते हैं दंत सा। ये दांत की सहायता से बोला जाता है, तो इसको कहते हैं दंत सा। ठीक है, कहीं पर लिख लीजिएगा आप लोग, इसे कहते हैं दंत सा। और ये जैसे आप लोग सीटी वाला सा कहते हैं या फिर सलजम वाला सा कहते हैं, इसे कहते हैं तालब्य सा या तालु सा। तो ठीक है, सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ए वाला ऑप्शन होगा। और ये षटकोण वाला सा है इसे कहते हैं मूर्धन्य सा। ठीक है, मूर्धा से बोला जाता है। तो कहीं पर लिख दीजिएगा, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर से आप किसी एक अच्छे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। क्योंकि वो गलती कर देगा तो आप गलती करके इसमें सुधार करके 1 नंबर को पा सकते हैं। तो इसका सही वाला ऑप्शन होगा पहला वाला। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 पंक्तियां आपको दी गई हैं, इसमें आपको चयन करना है कि किस रस का प्रयोग किया गया है। चलिए पंक्तियों को पढ़ते हैं। ये सूरदासी की पंक्तियां हैं। इसमें कहा गया अखियां जो हैं वो हर दर्शन की भूखी हैं। जब गोपियों को उद्धव आकर के बताते हैं कि श्री कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं, तो अखियां हर दर्शन की भूखी हैं, ऐसा गोपियां कह रही हैं कि प्रभु जी के दर्शन को हमारी अखियां भूखी हैं। और कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी। और ये बातें सुन करके ये रूखी जो अखियां हैं वो कैसे रूप को संवार सकती हैं, इसलिए यहाँ पर वियोगता को दर्शाया गया है, आंसुओं की बात की गई है, वियोग श्रृंगार रस होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है। अगर आप अनेकार्थी शब्द के पास जाएंगे तो वहां पर पतंग का अर्थ जो होता है सूर्य भी होता है, कीटी भी होता है, पक्षी भी होता है, लेकिन घोड़ा नहीं होता है। इसलिए सही ऑप्शन होगा घोड़ा। देखिए प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? प्रतिदिन सही ऑप्शन होगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और ज्यादातर इसमें उपसर्ग आगे लगा होता है। जैसे कि प्रति लगा हुआ है, पहचान जाएंगे आप कि अव्ययी भाव समास है। और भी कुछ शब्द जो लगे होते हैं, खासकर उनको पहचान करके आप डायरेक्ट सही कर सकते हैं। जैसे कहीं पर अनु लगा है, अधि लगा है, आ लगा है, प्रति लगा है, भर लगा है, यथा लगा है, यावत लगा है, हर लगा है। अगर किसी शब्द के आगे तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है अत्यंत का संधि विच्छेद आपको करना है। कुछ लोग की संधि काफी अच्छी होगी तो ये भी बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा बी वाला। अति धन अंत बराबर होता अत्यंत। यहां पर यड़ संधि का प्रयोग किया गया। यड़ संधि में क्या होता है? यदि ई के बाद, देखिए अति में क्या हुआ, ई आया ना लास्ट में, यदि ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, जैसे कि यहां पर आ गया ना, तो ई चेंज होकर के या में हो जाता है। ई चेंज होकर के या में हो जाता है। इसलिए देखिए यहां पर एक शब्द दिख रहा होगा आपको, या दिख रहा होगा, तो ई चेंज होकर के या में हो गया है। और जो यहां पर ता लगा हुआ है वो आधा हो जाएगा, तो बन गया क्या? अत्यंत बन गया। इसके बाद 66 से 69 तक के जो क्वेश्चन है आपको संपूर्ण वाक्यांश का एक शब्द आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन मतलब 66 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण वाक्यांश के लिए, जो दूसरे के बलबूते पर हो। ठीक है, तो बताइए जो दूसरे के बलबूते पर हो वो होता है अपर बल। ठीक है, जो दूसरे पे बलबूते पर हो। इस समय आप देख रहे होंगे महाभारत आ रही है, तो महाभारत में युद्ध जैसे होता है कौरव और पांडवों में, तो दुर्योधन किसके बल पर लड़ रहा होता है? दुर्योधन अगर अकेला चाहता तो युद्ध हार जाता, लेकिन वो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, इन सबके बलबूतों में युद्ध जीतना चाह रहा था।
तो वो क्या होता है, अपरबल। और देखिए स्वावलंबी मतलब क्या होता है, जो अपने ऊपर आश्रित हो, वो होता है स्वावलंबी। और परालंबी जो होता है, जो दूसरे पर आश्रित हो, दूसरे पर लंबित हो। इस प्रकार आप नौकरी पा जाएंगे तो आप स्वावलंबी हो जाएंगे। अभी आप जिस समय रह रहे हैं, अपने पिताजी के पास रह रहे हैं, इसका मतलब आप परालंबी हैं, आप दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला। 67 नंबर क्वेश्चन है, पलकों को गिराए बिना। पलकों को गिराए बिना का मतलब होता है डी वाला ऑप्शन, अनिमिष। अनिमेष जो होता है इसका मतलब होता है एक स्थिर दृष्टि। जिस प्रकार से बकुला जो होता है अपने शिकार को बिना पलक को झपकाए देखता रहता है, उसे कहते हैं अनिमेष। ठीक है, पलकों को गिराए बिना या फिर स्थिर दृष्टि के साथ। 58 नंबर क्वेश्चन है, जिसका भेदन ना किया जा सके। जिसका भेदन ना हो उसे कहते हैं अभेद्य। सही ऑप्शन होगा सी वाला। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। खासकर उस सेंटेंस में ध्यान रखिएगा जहां पर लास्ट में नहीं लगा होता है। कुछ लोग ऐसा ही पढ़ लेते हैं कि बहुवचन में प्रयोग होता है और बहुवचन वाला सही करके चले आते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां आपको काफी भारी लगती हैं एग्जाम में, और आप 1-2 नंबर से जैसे रुक जाते हैं वैसे आपको काफी दुख होता है। इसलिए जो गलतियां आप एग्जाम में करने जा रहे हैं वो यहां पर कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में मत करिएगा। सही ऑप्शन होगा इसका प्रत्येक। प्रत्येक हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ना कि बहुवचन में। चिड़िया, दर्शन, साधु, ये सब जो है आपके बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ और शब्द हैं उनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे कि प्राण हो गया, मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आंसू, आंसू का प्रयोग भी हमेशा बहुवचन में होता है। होश का प्रयोग भी हमेशा बहुवचन में होता है। बाल और हस्ताक्षर, इन सब शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। और खासकर आपको यही शब्द देखने को मिलेंगे एग्जाम में जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद 70 से 72 नंबर क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद पर ध्यान देना है। खासकर अगर आप यूपी बीएड में अभी तक संधि विच्छेद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। संधि विच्छेद और समास, इन दोनों से क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी दोनों टॉपिक से देखने को मिलेंगे, तो इन दोनों टॉपिकों को अच्छा कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए भवन, भवन में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। भवन में अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। अब अयादि संधि कहां पर होती है, यदि ए आए ओ आओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो क्या होता है, ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है और आओ का आव हो जाता है। अब यहां पर देखिए भो धन अन, सही ऑप्शन होगा 70 नंबर का बी ऑप्शन। देखिए यहां पर ओ के बाद क्या आया है, आ आया ना, ओ के बाद क्या आया, आ आया। तो ओ के बाद जब आ आएगा तो उसका आओ हो जाएगा, तो आओ हो गया ना, भवन, भवन हो गया। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा बी वाला। इसी प्रकार देखिए 71 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिया गया है। पवित्र का आपको बताना है, पवित्र में कौन सी संधि विच्छेद सही है। सही ऑप्शन होगा सी वाला। यहां पर भी अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। पोधन इत्र, जब ओ के बाद में ई आएगा तो वहां पर पवित्र हो जाता है। ठीक है, अयादि संधि का प्रयोग किया गया है, समझिएगा। अयादि संधि काफी इंपॉर्टेंट संधि है। 72 नंबर क्वेश्चन है, धन का व्यर्थ में ही खर्च करने वाला होता है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया यहां पर, धन को जो व्यर्थ में ही खर्च करता है उसे कहते हैं अपव्ययी। क्या ऑप्शन सही होगा, डी वाला। मित व्ययी वो होता है जो कम धन खर्च करता है। ठीक है, और जो व्यर्थ में ही खर्च करता है उसे कहते हैं अपव्ययी। सही ऑप्शन डी वाला। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर आपको सही का चयन करना है। ठीक है, पीतांबर लिखा गया, पीतांबर में आपको बताना है कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। समझिए, देखिए पीला है अंबर जिसका, मतलब जो पीले वस्त्र को धारण किए हुए है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जो पीले वस्त्र पहनता है उसे आप क्या कहते हैं, वो श्री कृष्ण होता है। इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग यहां पर। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास प्रयोग किया गया है। रसोई का घर मतलब खाना बनाने का जो घर होता है उसे कहते हैं रसोई घर। सही ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास, रसोई का घर। यहां पर देख रहे हैं ना, तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। 75 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर निधड़क लिखा गया है। निधड़क, देखिए हमने आपको बताया था खासकर कुछ उपसर्गों का प्रयोग होगा। देखिए नी आया ना, नी बिल्कुल से अलग कर देगा, इसलिए प्रथम पद इसमें प्रधान हो गया। तो क्या होगा, यहां पर अव्ययी भाव समास होगा।
कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, कनक कुदुर केदार बीज सुंदर सुमरनि वर, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए कनक में का, कुदुर में का, केदार में का की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। सही ऑप्शन होगा बी वाला। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादि संधि है? अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक अवश्य करिएगा। हमारा प्रयास है कि आपको इन 50 प्रश्नों में से जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको बताई जाए। ठीक है, किस शब्द में अयादि संधि है? देखिए अयाद में हमने आपको बताया था ना, कैसे आप पहचानेंगे? यदि उसमें आए आव का शब्द यहां पर अगर बीच में लगा होता है तो वह अयादि संधि होती है। देखिए यहां पर नायक लिखा गया, तो नायक कैसे सही होगा? नायक में देखिए आया ना, बीच में देख रहे हैं ना नायक, तो नय प्लस अक, इन दोनों को मिलाएंगे जब आय के बाद अगर कोई भी स्वर आ रहा है ना, तो आय हो जा रहा, तो नायक हो जाएगा। यहां पर ही आया संधि है। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसकी आपको पहचान करना है। चलिए बताइए 78 नंबर में कौन सा वाक्य आपको शुद्ध नजर आ रहा है? सही ऑप्शन होगा सी वाला। भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, अनेक को हमेशा अनेक ही लिखते हैं। अब अनेक को आप बहुवचन क्यों बनाएंगे? अनेक तो पहले से बहुवचन है, जातियों को बनाइए ना बहुवचन। भारत में अनेक जातियां हैं, तो सही ऑप्शन होगा सी वाला। 79 नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइए इसमें से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है? पढ़ लीजिए क्योंकि आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे और समय आपको देना पड़ेगा, तभी आप लोग सही कर सकते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला, मुझसे यह काम होना संभव नहीं है। ठीक है, बाकी सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको सारे कहीं ना कहीं गलतियां निकलेंगी। मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, यही सबसे सही है। ठीक है, 79 का बी ऑप्शन सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताना है। दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत से आया है, तो आपको हिंदी रूपांतरण उसका बताना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सीधे सीधे से दूध बोलते हैं, तो हम लोग तद्भव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो तत्सम से तद्भव की उत्पत्ति हुई है, दुग्ध से दूध का निर्माण हुआ है। अब देखिए 81 से 83 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हमने आपको बताया था कि हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। 81 नंबर क्वेश्चन है, उत्कर्ष के बाद आप क्या भरेंगे जो जीवन के अनिवार्य अंग हैं? देखिए उत्कर्ष मतलब क्या होता है? उन्नति। और अगर आपकी उन्नति हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी अवनति भी होगी, इसलिए उत्कर्ष के साथ में अपकर्ष हमेशा जुड़ा होता है। अगर उत्कर्ष में आप कहीं पर पहुंच गए हैं तो जरूर नहीं कि हमेशा आप उत्कर्ष में ही रहें, आप अपकर्ष की ओर भी आ सकते हैं। तो उत्कर्ष और अपकर्ष जीवन के अनिवार्य अंग हैं, इन्हें आपको भी समझना होगा। अगर आप इस समय दुख में हैं तो हमेशा आप दुख में नहीं रहेंगे, आप सुखी जरूर होंगे। अगर आप इस समय मेहनत कर रहे हैं, आप इस समय पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपको जीवन में और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले ही मेहनत कर रहे हैं और आपको बाद में सुख मिलेगा। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन है, आपने जिस निष्ठा के साथ यह शोध प्रबंध लिखा है वहां पर आप क्या बनेंगे? सही ऑप्शन होगा बी वाला, प्रशंसनीय। आपने जिस निष्ठा के साथ यह शोध प्रबंध लिखा है वह अति प्रशंसनीय या फिर वह प्रशंसनीय है। 83 नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु जीवन का क्या है? बताइए मृत्यु जीवन का क्या है? एक शाश्वत है, एक बिल्कुल से क्या है? सदा रहने वाला। मृत्यु तो होनी है, तो ये शाश्वत सत्य है, इसे आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मृत्यु जीवन का एक शाश्वत सत्य है। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। अब देखिए शब्द आ गए हैं मुहावरों का, आपको अर्थ, सही अर्थ का चयन करना है। 84 नंबर क्वेश्चन है, दुम दबा करके भाग जाना। इसका मतलब है कि डर जाना। अगर दुम दबाकर आप भाग रहे हैं इसका मतलब डर गए हैं। सही ऑप्शन होगा ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल लेवल के आते हैं, गलती आप इन्हीं क्वेश्चन में करते हैं। आप जाकर के यूपी बीएड का पेपर देखेंगे पिछले सालों के, और इस साल का भी आप लोग जाकर के देखिएगा, आप 45 से 50 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, लेकिन आपसे गलतियां जो होंगी 4-5 गलतियां वो छोटे छोटे क्वेश्चन में ही होंगी। पापड़ बेलना मतलब क्या होता है? पापड़ बेलना
मतलब कई तरह के कष्ट उठाना, किन्हीं बात के लिए आप पापड़ बेल रहे हैं, कोई चीज़ के लिए मांगने के लिए, तो किसी प्रकार के आप कष्ट को उठा रहे हैं, मतलब कि पापड़ बेल रहे हैं। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब होता है कि मना कर देना, देने से इनकार कर देना। सही ऑप्शन होगा डी वाला। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइए 87 नंबर क्वेश्चन। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और जो शब्द विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्राविशेषण। जैसे कि यह कुत्ता काला है, तो काला किसके लिए प्रयोग हुआ है? कुत्ता के लिए प्रयोग हुआ है। तो कुत्ता यहां पर क्या है? विशेष है। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है, तो यहां पर कुत्ते की विशेषता बतलाई गई ना, तो कुत्ता विशेष हो गया और काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन है, गगनचुंबी में किस प्रकार का समास है? गगन को चूमने वाला, ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष है। यहां पर तत्पुरुष में भी अलग अलग भेद होते हैं। सही ऑप्शन होगा इसमें तत्पुरुष समास, ठीक है। गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास होगा यहां पर। अब देखिए मुहावरों के बाद लोकोक्तियों से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 89 से 91 तक जो क्वेश्चन है आपके, वो लोकोक्तियों के अर्थ से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ आपको समझना है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा जो बुरा है उसका और बुरा हो जाना। इसको मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझा देता हूं। जैसे कि आपने जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो उन्होंने गिलोय नामक का शब्द सुना हो। गिलोय जो होता है एक लता होती है, जो कि बुखार, अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो आप गिलोय का अगर काढ़ा पी लेते हैं तो आपका जो बुखार होता है, टाइफाइड होता है, वो सही हो जाता है। तो गिलोय जो उत्तम मानी गई है, गिलोय लता होती है, किसी न किसी पेड़ पे चढ़ती है ऊपर की ओर। तो अगर गिलोय जो है वो नीम के पेड़ में चढ़ जाती है तो गिलोय जो होती है सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि उसमें कड़वाहट और ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि नीम क्या होती है? कड़वाहट के रूप में जानी जाती है, और गिलोय में अगर कड़वाहट आ गई तो जल्दी बुखार को सही करती है। तो इसी प्रकार से देखिए इसको, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ठीक है। करेला वैसे भी कड़वा होता है, अगर करेला नीम के पेड़ में चढ़ करके फरता है तो और भी कड़वा हो जाएगा, ठीक है। पहले तो वो बुरा था ही करेला, और उसका बुरा हो जाना कि वो नीम के पेड़ में चढ़ गया है। जैसे गिलोय जो होती है नीम के पेड़ में चढ़ करके और भी कड़वी हो जाती है और आपके बुखार के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। उसी प्रकार से ये उदाहरण को अगर आप समझ लेंगे तो आप जीवन पर्यंत आप कभी नहीं भूलेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है, अक्ल बड़ी या भैंस? सही ऑप्शन है डी वाला। शारीरिक शक्ति की तुलना में वृद्धि की शक्ति जो होती है बड़ी होती है। यहां पर वृद्धि नहीं बुद्धि लिखना चाहिए था। अक्ल बड़ी या भैंस, तो बुद्धि की शक्ति जो होती है बड़ी होती है। सही ऑप्शन होगा डी वाला। 91 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देख सकते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। चलिए बताइए खोदा पहाड़ निकली चुईया का सही अर्थ क्या होगा, मतलब सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा डी वाला। परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना, ठीक है। कुछ लोग सी को सही करने का प्रयास करेंगे। छोटे काम के लिए अत्यधिक व्यर्थ में परिश्रम करना, ये नहीं है। देखिए आप पहाड़ को खोद रहे थे तो कोई छोटे काम के लिए आप ये नहीं देख रहे थे कि अंदर छोटा सा ही मिलेगा। आप तो परिश्रम कर रहे थे, बड़े चीज़ के लिए आप पहाड़ को खोदने गए हैं, इसका मतलब कुछ बड़े चीज़ की कामना करने के लिए गए हैं, लेकिन आपको फल कम मिल रहा है ना वहाँ पर, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसे क्या कहेंगे? सिंपल सा है, उसे कहेंगे निस्तेज। जिसका तेज समाप्त उसे कहेंगे निस्तेज। 93 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? चलिए कर्मधारय समास किसमें नहीं है? देखिए परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर वो हो गया परमेश्वर, इसमें कर्मधारय समास है। पीला है अंबर जो, वो है पीतांबर, इसमें भी कर्मधारय समास है। देखिए कर्मधारय पीतांबर में है, लेकिन अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों अगर आपके ऑप्शन मिलते हैं तो आप लोग बहुव्रीहि को सही करेंगे, जबकि इसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों होते हैं। महान है जो जन, वो होता है महाजन, तो 3 में हो गया, इसमें नहीं है। भारतवासी में तत्पुरुष समास है, भारत के वासी संबंध तत्पुरुष है इसमें, तो सही ऑप्शन होगा इसका
ए वाला। ठीक है, समझिएगा जिस प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? श्रवण, देखिए बीच में वाह आ रहा है ना, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपको अयादि संधि के रूप में ले जा रहा है। सही ऑप्शन होगा स्त्रोधन अन। अगर ओ के बाद में कोई भी स्वर आता है, देख सकते हैं, तो उसका क्या हो जाता है? अव हो जाता है। तो स्रो प्लस अन बराबर अव, तो श्रवण हो जाएगा। ठीक है, अयादि संधि को समझ लीजिएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर, तो संधि समास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आपको 7 से 8 देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चाहे आप यूपी बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी होगी। निष्फल किस प्रकार की संधि है? निष्फल, देखिए इसको समझिएगा। निष्फल में विसर्ग संधि है। जब निह प्लस फल मिलता है तो निष्फल बनता है। अब कैसे ये निष्फल बना? देखिए जब क्या होता है, विसर्ग के पहले ई या ऊ लगा होता है। देखिए नी के पहले ई या ऊ, नी में ई लगा है ना, ई या ऊ लगा होता है, और उसके बाद में का या खा, टा या ठा और पा या फा आता है। इन 6 वर्णों को याद कर लीजिएगा। ई या ऊ के बाद में, विसर्ग के पहले ई या ऊ लगा है, उसके बाद में का खा, टा ठा और पा फा आते हैं। देखिए फा है ना, तो इसमें क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके जगह में कौन सा सा लगता है? इस सा को मैंने बताया ना आपको, कौन सा सा? ये मूर्धन्य सा लग जाता है। तो यहाँ पर कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। जब एग्जाम में आपको संधि टफ पूछनी होगी, मतलब कि प्रश्न पत्र थोड़ा सा कठिन करना होगा, तब ये विसर्ग संधि की ओर ध्यान देता है। सही ऑप्शन है सी वाला। लास किस भाषा का मूल शब्द है? देखिए हमारे देश में काफी लोगों ने शासन किया, तो लास जो शब्द आया है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तुर्की भाषा के और भी शब्द हैं, जैसे कि खच्चर हो गया, कुर्ता हो गया, बारूद हो गया, कैंची। कैंची आपके एग्जाम में काफी पूछी जाती है। कैंची जो है ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। तोप जो हो गया, चाकू, ये सभी हैं तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, याद रहेंगे आपको। चौपाई किस प्रकार का छंद है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सभी चरण में 4 चरण होते हैं, सभी चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। एक सममात्रिक छंद है। सही ऑप्शन होगा ए वाला। 98 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अतिरस बोले वचन कठोर, बेग देखो मूड नत आजू, उल्टई मही जग लग तव राजू। इसमें किस रस का प्रयोग किया गया? पूरा प्रश्न देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए इसमें 4 चरण होते हैं। ये पहली बात तो चौपाई है, और इस चौपाई के 4 चरण, इसमें 3 चरण आपको बताए गए हैं। पहला चरण है इसमें, अतिरस बोले बचन कठोरा, और कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा, बेग दिखाओ मूड नत आजू, उल्टई मही जग लग तव राजू। जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया परशुराम जी के, तो परशुराम जी भागते हुए जनक जी के पास आए और बोले, अत्यंत क्रोध में भर करके बोले, कठोर वचन बोले, ए मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है? उसी शीघ्र दिखा, नहीं तो मैं अरे मूढ़, आज मैं तेरा, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को पलट दूंगा। तो ठीक है, अतिरस से बोले बचन कठोरा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? तो यहां पर परशुराम जी के रौद्र रूप को देख रहे हैं आप। तो ठीक है, ये जब धनुष तोड़ दिया था राम जी ने, उसके बाद का कथन है, तो रौद्र रस का उदाहरण है ये। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो वार्णिक छंद जो है इसमें से सभी हैं, इंद्रवज्या, सवैया और कवित्त, ये सभी वार्णिक छंद हैं। इसमें वर्ण गिने जाते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। आपने नाम सुना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है इंद्रवज्या। इंद्रवज्या में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। सवैया में कितने होते हैं? 22 से 26 वर्ण तक होते हैं। और कवित्त में जो होते हैं 31 से 33 वर्ण तक होते हैं। तो ये सभी जो हैं एक वार्णिक छंद है। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी की रचनाएं और भी आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सारावली, गोवर्धन लीला, साहित्य रैली, ये सभी जो हैं सूरदास जी की रचना है। देखिए यहीं से हमारी 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला खत्म होती है। और इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए हैं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप सरकारी सीट पाने की लालसा रखते हैं
तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपका स्कोर ही आपको सरकारी सीट की ओर ले जाएगा। और इन दोनों प्रथम प्रश्न पत्रों में आपको अच्छा ध्यान रखना होगा। और इस 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से अगर आप सभी ने 45 प्लस करने का प्रयास किया है तो आप सरकारी सीट की ओर पहुंच चुके हैं। जो भी लोग 40 प्लस करने का प्रयास किए हैं उन्हें थोड़ा सा मेहनत करने की और आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी ऐसा प्रश्न पत्र है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कोई भी नया क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये सारे के सारे आपके पुराने क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट कर करके बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो कितना स्कोर हुआ है पूरी ईमानदारी के साथ आपको बताना है। जितना भी हुआ हो आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर कम हुआ है 40 से कम तो आप लोग लगातार हमारे प्रैक्टिस सेट को लगाइए और 40 से अधिक करने का प्रयास कीजिए। पहले आप 40 प्लस करेंगे, फिर आप 45 प्लस की सीढ़ी भी आ जाएंगे। अभी आपके पास समय है, अभी लॉकडाउन आपका 3 मई तक है। इसके बाद भी 3 मई के बाद भी लगभग 2-3 से सप्ताह के बाद ही आपका एग्जाम संभव है, इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है। समय इतना आपको मिल चुका है, इस समय का आपको सदुपयोग करना है। जो भी आपको समय मिल रहा है, आपको पेपर कैसा लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप लोग लाल से काला कर दीजिएगा। इसी प्रकार के जैसे आपको वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, आपको बेल आइकन मिल जाएगा। शाम को 4 बजे हम आपको सेट देने का प्रयास करते हैं, रोज तो नहीं दे पाते, लेकिन जब भी आपके पास आएगा एक नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग एक प्रैक्टिस कर सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप इसी प्रकार के और भी प्रैक्टिस सेट कराना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कहिएगा। जितने आप कहेंगे आपके एग्जाम तक हम आपको प्रैक्टिस सेट देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।